गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में स्वैप्स पर होने वाली है। स्वैप्स कई तरीके के आपके सिलेबस में, इंटरेस्ट रेट स्वैप है, करेंसी स्वैप है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। इन सब पर हमारी एक एक करके बातचीत होगी। कुछ स्वैप्स पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ स्वैप्स पर हम अगली मुलाकात में चर्चा कर लेंगे। सभी मित्र आ जाए भैया, सभी मित्रों का स्वागत है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट सीरीज में। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब के सब हम लोगों ने उन सारे टॉपिक पर, सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे को हम लोगों ने कवर कर लिया है। वो सारी क्लासेस आपको इस चैनल के लाइव सेक्शन में दिख जाएंगी और अगर कोई क्लास लाइव सेक्शन में नहीं दिख रही है तो आप उसे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और मॉड्यूल डी के भी लगभग 40% के आसपास के टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। वो क्लासेस भी आपको इसी तरीके से इसी चैनल पर दिख जाएंगी। डेरिवेटिव मार्केट पर हमारी बातचीत हो रही है। डेरिवेटिव पे हम लोगों ने इसके पहले जो चर्चा की थी पिछली मुलाकात में, वो ये चर्चा की थी कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव होते क्या है, डेरिवेटिव में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस सब पर हमारी चर्चा हो चुकी। आज हम स्वैप पर बातचीत करेंगे और स्वैप में कुछ हिस्सों पर आज हम चर्चा कर ले रहे हैं। स्वैप में पहले पार्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि स्वैप क्या है इसको हम समझे ठीक से, और इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है इस पर हमारी बातचीत हो जाए। कम से कम इसको तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले हिस्से पर हम बातचीत आज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं स्वैप का क्या मतलब होता है। स्वैप का सामान्य जीवन में अगर हम मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना। आपने मुझे कुछ दिया, उसके बदले मैंने आपको कुछ दिया, ये स्वैप हो गया। क्लियर है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल सेगमेंट में इसको देखते हैं, फाइनेंशियल नजरिए से अगर हम इसको देखें तो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल जो है एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब होता है कि जब हम अपने कैश फ्लोज को ट्रांसफर करते हैं, क्लियर है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो इसे स्वैप्स कहा जाता है। ठीक है, अभी हम उसको इंटरेस्ट रेट, करेंसी स्वैप, बाकी सीडीएस इन सब के माध्यम से देखने वाले हैं। तो स्वैप्स का मतलब होता है कि मेरा कुछ कैश फ्लो है, आपका कुछ कैश फ्लो है, अगर हमने एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज कर लिया है तो हम इसे स्वैप्स के रूप में देखते हैं। स्वैप ज्यादातर यूज किया जाता है जब भी हम बात करते हैं स्वैप की, तो इसको हेजिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। हेज का मतलब होता है वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, कम कर सकते हैं या कम करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है हेजिंग। तो हेजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, स्पेकुलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वैप एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने ओटीसी का मतलब देखा था। ओटीसी का मतलब होता है जहां पर दो व्यक्ति प्राइवेटली एक दूसरे से मिलते हैं, काउंटर पर मिले, नाम ही इसका ओवर द काउंटर। काउंटर पर मिले, बैठे, बातचीत किया, अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया जिन पे दोनों पार्टी सहमत हो गई। उस सहमति के आधार पर जो क्लॉजेज, जो शर्तें थी, उस शर्तों के आधार पर उन दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट तय कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भैया तुम हमें ये दोगे, इसके बदले हम तुम्हें ये उपलब्ध करा देंगे। तो ये ओटीसी कहलाता है। तो ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्वैप ईटीएफ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पेपर बहुत आसान बनता है या मॉडरेट टाइप का भी बनेगा तो भी, ये मॉडरेट क्वेश्चन है भैया, तो भी पूछा जा सकता है स्वैप क्या है, स्वैप ओटीसी है या ईटीएम है, या पूछा जाएगा इनमें से ईटीएम कौन सा, एक्सचेंज ट्रेडेड कौन सा है, इसमें से ओवर द काउंटर क्या है। इस तरीके से सवाल भी बनते हैं। तो स्वैप्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों होते हैं आपके ओटीसी, जबकि फ्यूचर और ऑप्शंस ये होते हैं आपके ईटीएम, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में ही आते हैं। तो स्वैप क्या है? स्वैप का मतलब एक्सचेंज करना। आप अपने कैश फ्लो को किसी दूसरे के साथ यदि एक्सचेंज करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है स्वैप। उपयोग किया जाता है इसका हेजिंग के लिए, और ये ओवर द काउंटर होता है, ओटीसी होता है, जहां पर प्राइवेटली दो पार्टी मिलती हैं, अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो ये कस्टमाइज्ड होता है, इसीलिए हम इसको ओटीसी बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक स्वैप का मैं एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं पर कोई ऋण लिया, आपको वहां फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मैंने कहीं पर कोई ऋण लिया, मुझे वहां पर वेरिएबल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने लोन ले रखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे फ्लोटिंग पर ना मिलके फिक्स पर मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपको फिक्स पर ना मिलके फ्लोटिंग पर मिल जाए। आपका बैंक फ्लोटिंग देने के लिए तैयार नहीं, मेरा बैंक फिक्स देने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा ठीक है भैया, हम किसी और से बात करके इसको एक्सचेंज कर लेंगे। मैं आपसे मिला, मैंने कहा यार मैं चाहता हूं मुझे फ्लोटिंग पर मिल जाए, आपको फ्लोटिंग पर, आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, आप मुझे मेरा फिक्स पे कर दीजिएगा। हम दोनों ने एक दूसरे के रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लोटिंग रेट मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, मेरे लिए फिक्स रेट बेहतर होगा, या किसी अगले को लग सकता है कि उसके लिए फिक्स अच्छा नहीं, फ्लोटिंग होगा। फ्लोटिंग रेट में उसे लग रहा है कि अभी आरबीआई रेपो रेट वगैरह को आने वाले दिनों में कम करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मुझे तो फिक्स पे मिला है, तो क्यों ना अगर कोई मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मेरा लिए लोन जो है मुझसे एक्सचेंज कर ले तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। कल को अगर फ्लोटिंग रेट अगर कम या ज्यादा हुआ तो मैं उसके फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचा सकता हूं। तो बेसिकली मैं हेजिंग कर रहा हूं, मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आने वाले भविष्य में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सके, कम ज्यादा हो जाए। तो कैसे ये काम करेगा, ये मैंने सिर्फ आपको एक बोलचाल की भाषा में एग्जांपल दिया, इसी को हम इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। कैसे ये काम करेगा इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप के माध्यम से, इंटरेस्ट रेट स्वैप एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, स्वैप का उपयोग जो किया जाता है वो हेजिंग, स्पेकुलेशन सबके लिए होता है। स्वैप का मतलब होता है कैश फ्लोज को एक्सचेंज करना। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने उसके बदले आपको कुछ दे दिया, ये स्वैप्स कहलाता है। आपने कहा भैया मुझे फिक्स पर मिल रहा है,
क्या आप वेरिएबल पर इसके पे कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने अपना वेरिएबल आपको दे दिया, आपने अपना फिक्स मुझे दे दिया, हम दोनों ने एक दूसरे के इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर लिया, क्योंकि हम दोनों में से किसी को लग रहा था कि रेट या तो कम हो सकते हैं या तो ज्यादा हो सकते हैं। तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमने दूसरे व्यक्ति के साथ एक स्वैप एग्रीमेंट कर लिया। क्लियर है बाबू इतनी बात? चलिए सबसे पहले समझते हैं। अभी देखिए मुजबानी स्वैप नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक स्वैप नहीं समझ में आएगा। अभी मैं इसको जब इंटरेस्ट रेट स्वैप के माध्यम से आपको बताऊंगा तो सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। समझिए क्या है, व्हाट इज स्वैप? अ स्वैप इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है भैया? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां दो पार्टीज वे टू पार्टीज एक्सचेंज कैश फ्लोज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड, जहां पर आप अपने कैश फ्लोज या कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है भैया, आप एक दूसरे के साथ स्वैप करते हो, एक्सचेंज करते हो। इट इज मेनली यूज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग और स्पेकुलेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट। इसको रिस्क मिटिगेशन के लिए, हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए यूज करते हैं। स्वैप्स क्या है? एक ओवर द काउंटर है। ओवर द काउंटर में बार बार आपको बता रहा हूं कस्टमाइज होता है। ओवर द काउंटर का मतलब है सीधे दो व्यक्ति मिले, काउंटर पे बैठे, बातचीत की, आपने अपनी शर्तों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसे हम ओटीसी कहते हैं। कोई एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में नहीं होता, किसी रेगुलेटेड ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं होता, ये कस्टमाइज्ड होता है। क्लियर है इतनी बात भैया? तो स्वैप्स आर ओवर द काउंटर ओटीसी इंस्ट्रूमेंट, मीनिंग दे आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज। ये एक ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब दो पार्टीज प्राइवेटली इसको नेगोशिएट कर रही है, अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। टर्म्स को कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसी पार्टी को नीड होगी वैसे उसी के हिसाब से वो कस्टमाइज इसे कर लेते हैं। ठीक हो गई जितनी बात? अब हम देखते हैं स्वैप में एक एक करके कुछ एग्जांपल। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप की। ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके, एक स्वैप का एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। देखिए इंटरेस्ट रेट स्वैप को बहुत इत्मीनान से समझिएगा, ये एग्जांपल बेहद आसान सा, और अगर ये एग्जांपल आप समझ लेंगे तो अभी आपके लिए पूरा काम आसान हो जाएगा। स्वैप का इस्तेमाल या स्वैप का मतलब हो रहा है एक दूसरे के साथ किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कैश फ्लोज को एक्सचेंज करना। क्लियर होगी इतनी बात? स्पेकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, हेजिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप को पहले पढ़िए, फिर मैं आपको एग्जांपल से इत्मीनान से समझा रहा हूं। देखिए क्या, इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में टू पार्टीज एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट्स बेस्ड ऑन नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। अब नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान आपको ये देना है कि दो पार्टीज ने अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप किया। आपका कुछ था, उसको मैं पे करूंगा, आप मेरा पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया गया? स्वैप कर दिया गया। टिपिकली वन पार्टी पेज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, जहां पर एक पार्टी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी जबकि दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, जैसे लिबोर या मिबोर के आधार पर। जैसे भारत में मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट चलता है मिबोर के आधार पर। इंटरेस्ट रेट स्वैप आर ऑफन यूज्ड टू हेज। हेज का मतलब रिस्क को कम करना। इंटरेस्ट रेट स्वैप को इस्तेमाल किया जाता है हेजिंग करने के लिए इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैंने उसको एक्सचेंज कर लिया। तो इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन में जो रिस्क हो सकता है उसको कम करने के लिए मैंने इंटरेस्ट रेट स्वैप किया, या मैनेज द रिस्क ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटीज, या आप अपने जो आपका फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो उसको मैनेज करने के लिए आप ऐसा करते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए देखते हैं। देखो भैया बहुत इत्मीनान से समझिएगा, मैं यहां पर आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। देखिए एक कंपनी है जो है कंपनी एबीसी, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, क्लियर है? और एक दूसरी कंपनी है कंपनी XYZ, ठीक है? इसने एक बैंक से लोन लिया, हम यहां पर इसको रख देते हैं लेंडर 1। इसने एक बैंक से लोन लिया वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने का लोन लिया? 1 करोड़ का मान लेते हैं लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, और ये वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसको देना है मिबोर प्लस 2%। जो भी मिबोर होगा, मिबोर का मतलब जब बैंक आपस में जो है जब भी ऋण का आदान प्रदान करते हैं तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है वो मिबोर कहलाता है। तो इसने मिबोर, जो भी उस समय मिबोर होगा प्लस 2% का रिस्क एडजस्टमेंट या आप स्प्रेड कह सकते हैं, 2% का और ब्याज लगाएगा। ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मिबोर के चेंज होने पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। कंपनी जो बी है उसने एक लेंडर से ऋण लिया। अब यहां पर लेंडर 2 रख लेते हैं इसके लिए, एक दूसरा लेंडर है। इससे कंपनी XYZ ने, इसने भी मान लेते हैं 1 करोड़ का लोन लिया, और ये इस पर इसको पे करेगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना पे करेगा? फिक्स रेट। ये फिक्स रेट इस पर पे करने वाला। एक एक करके हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो एक ने जो ऋण लिया है भैया वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है, और एक ने जो ऋण लिया है वो किस पर लिया है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया। अब मान लेते हैं इसने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने % पर लिया है?
मान लेते हैं 10% पर लिया है, 11%, 10%, कुछ भी ले लो। अब ये इसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मिबोर बढ़ जाए, ऐसी इसको पॉसिबिलिटी लग रही कि आने वाले दिनों में शायद मिबोर बढ़ जाए, और अगर मिबोर बढ़ जाएगा तो फिर मुझे यहां पर इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा, यानी आगे चल के मिबोर कम होगा। तो अगर मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता, ऐसा XYZ को लग रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ये कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि मिबोर बढ़ेगा। तो अगर मुझे फिक्स्ड पर मिल जाता तो मजा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनका बैंक इनको फिक्स्ड पर नहीं उपलब्ध करा रहा है और इनका बैंक इनको फ्लोटिंग पे उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो ये दोनों यहां एक दूसरे से मिल गए। इन दोनों ने कहा, और दोनों ने 1-1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। इसने कहा कि यार देखो, मेरा बैंक तो नहीं मान रहा है, हम एक दूसरे के साथ अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्वैप कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें फिक्स्ड दे दिया करूंगा 10% का, और तुम मुझे फ्लोटिंग दे देना। कितना दे दोगे मुझे फ्लोटिंग? इसने कहा मैं आपको मिबोर प्लस 1% दे दिया करूंगा, जो भी मिबोर होगा प्लस 1% मैं आपको दे दूंगा। अब अभी आज की डेट में मान लेते हैं मिबोर है 8% प्लस 2%, यानी जब ये ऋण लिया गया तो इसको भी 10% देना पड़ रहा है, इसको भी 10% देना पड़ रहा है। ठीक हो गई जी बात, इतनी बात। चलो, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ। नेक्स्ट ईयर मिबोर बढ़ गया। अच्छा, एक बात ध्यान समझिएगा, दोनों का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। इसी 1 करोड़ को हम बोलते हैं नोशनल अमाउंट। यहां पर जो लिखा हुआ है ना आपका नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, इसी को हम नोशनल अमाउंट बोलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए हैंड चेंज नहीं करेगा। कैसे ये काम करेगा इसको आपको देखना है। अब देखो, अब मिक्स कितना है। अब पहले साल क्या होगा भैया, ये 8.10% का है कितना मिबोर। अब ये क्या कर देगा, इसने कहा था कि जो भी मिबोर होगा हम आपको प्लस 1% दे देंगे, लेकिन यहां पर मिबोर कितना है, 10% है। तो 1 करोड़ का 10, ध्यान से समझिएगा, पहले ईयर का, यानी अगर हम पहले ईयर फर्स्ट ईयर में मान लें इसको हटा के, फर्स्ट ईयर में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कैसे होंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एबीसी ने कहा है कि मैं तुम्हें फिक्स 10% दे दूंगा, तो 10% 1 करोड़ का कितना हुआ, ध्यान से एक बात को समझिएगा, मैं आपको फिक्स 10% दे दूंगा। 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, यानी एबीसी ए कंपनी XYZ को देगा 10%। 1 करोड़ का कितना होता है, ध्यान समझिएगा, 10% है, 1 करोड़ का कितना होगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना है, 10 लाख रुपए। ठीक है, और इसने कहा कि मिबोर प्लस 1% मैं आपको दे दूंगा, यानी इसे पे करना है 9 लाख रुपए। यही तो हुआ। मिबोर 2% है, आज 8% मिबोर है, और मिबोर 8%, और इसने कहा था 8 जो भी मिबोर होगा प्लस 1% मैं दे दूंगा, तो 8% मिबोर है प्लस 1% 9 लाख रुपए। तो अब ये क्या इसको 10 लाख रुपए देगा, ये क्या इसको 9 लाख रुपए देगा? नहीं, यहां जो डिफरेंस अमाउंट है खाली वो दिया जाएगा, क्योंकि इसे 10 लाख देना है, उसे 9 लाख देना है। तो ये इसे, यानी कंपनी ए कंपनी एक्स को खाली 1 लाख रुपया पे करेगा। लेकिन अब इसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। क्यों 11% हो जाएगा? क्योंकि 10% तो उसे अपने बैंक को देना भाई, इसे 10 लाख रुपया यहां भी तो देना है, इसी पे तो इसने लोन लिया था, और 1 लाख रुपए इसको यहां पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए रेट, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 10% ना होके 11% हो गया। यानी इसने जो स्पेकुलेशन किया था वैसा नहीं हुआ, मिबोर बढ़ा नहीं। लेकिन इसके लिए क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये अपने बैंक को 10 लाख रुपए देगा क्योंकि इसने 10% फिक्स पर लिया था, और इधर से इसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये क्या है भैया, इसको कंपनी ए से 1 लाख रुपए मिलेगा। यानी इसके लिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो तो 9% हुआ ना, क्योंकि इसने यहां 10 लाख रुपया दे दिया और यहां से 1 लाख रुपया प्राप्त कर लिया। तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 9% हो गया ना भैया। तो इसको यहां पर क्या हुआ, इस स्वैप एग्रीमेंट से जो कंपनी XYZ है इसे फायदा हो गया। ये इसीलिए इसने ये एग्रीमेंट किया था, क्योंकि इसको लग रहा था, इसका ऐसा स्पेकुलेशन था कि आगे चल के आपका जो मिबोर है वो कम होगा, अगर हमें मिबोर पर मिल जाता तो बेहतर था। इसने यहां पर कहा कि मिबोर 1 + 1% दे देंगे। लेकिन अब अगर मान लो नेक्स्ट ईयर ये मिबोर बढ़ के 10% हो जाए तो इसे फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं आपको मिबोर प्लस 1% दे दूंगा। तो यहां अगर इसका 10% हो गया, अगर ये 10% हो गया तो ये 12% इधर पे कर देगा, इधर से इसको जो है अमाउंट, क्योंकि इधर इसको पे करना पड़ेगा कितना, केवल फिक्स 10 लाख रुपए, जबकि इधर से इसको मिल जाएगा कुल 11 लाख रुपए। तो यहां 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो इसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम हो जाएगा, जैसे उसके लिए 1% कम हुआ।
ये बात एकदम क्लियर है। इस वीडियो को एक दो बार इत्मीनान से देखिए, क्लियर है। यहां पर मैं फिर से इन दोनों का ट्रांजैक्शन बता दूं, ये इतनी बात तो समझ में आ गई। अब पहले ईयर क्या हुआ, इसको इधर 10 लाख रुपए देना था क्योंकि 8.2% 10 लाख रुपया हुआ, 10 लाख रुपया इधर देना था, लेकिन इसको भी इसे 1 लाख रुपया देना था क्योंकि इसने कहा था मैं आपको फिक्स 10% दूंगा। तो इसको इधर 10 लाख देना है और इसको इधर देना था 9 लाख रुपए, कुल 1 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन होगा। तो इधर 1 लाख रुपए देना है कंपनी एबीसी को, XYZ को, और इधर 10 लाख रुपए देना है, यानी इसकी जेब से कुल 11 लाख रुपया गया। तो इसके लिए तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% का हो गया ना। लेकिन इधर अगर हम देखें तो इसने फिक्स अपना 10 लाख रुपया दे दिया अपने बैंक को और इधर से इसको 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो गई। क्लियर है। तो इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो खाली 9% तो हुआ। और इसी लाभ के लिए तो उसने ये इंटरेस्ट रेट स्वैप किया था, इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? क्लियर है इतना? डन। इसको एक बार इत्मीनान से बहुत रिलैक्स होकर देख लीजिएगा, सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अब यहां की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप टू पार्टीज एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 1 करोड़ रुपए। टिपिकली वन पार्टी पेज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, जबकि अदर पार्टी पेज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिबोर इंटरनेशनल मार्केट में लगता है, अब तो लिबोर समाप्त हो गया, 2014 के बाद से फेज्ड आउट में इसको कर दिया गया है। इसकी जगह पर अल्टरनेट रेफरेंस रेट आ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप आर ऑफन यूज्ड टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। इसने क्या कर लिया? इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट अपने आप को बचा लिया। क्लियर है? या जो आपकी लायबिलिटी है फिक्स्ड और फ्लोटिंग का, उसको आप मैनेज कर रहे होते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब आप देखेंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपने आप को रिस्क फ्लक्चुएशन से बचा लिया। यही प्रक्रिया स्वैप कहलाती है। और ये अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये है इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। एक स्वैप मुझे आपको और बताना था, लेकिन उसमें वो बहुत टेक्निकल वो भी है, तो बहुत सारी बातें एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे। सारी बातों को एक साथ नहीं समझना है, आराम से समझना है, ताकि एग्जामिनेशन तक हमें याद रहे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कंप्लीट हो ही चुका है, तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। आप चाहे तो महापैक से जुड़ सकते हैं, इसमें आपको सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग पेड बैचेस, इन सबका एक्सेस मिलता है। 15-20 बैचेस का एक्सेस इसमें आपको जो आराम से मिल जाएगा। एडिशनल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, चारों ही सब्जेक्ट का जो ई बुक है उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। कम प्राइस में सारी चीजें आपकी उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए चल रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए एमसीक्यू बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। 24 फरवरी से इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एमसीक्यू बैच बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बैच है आपके पेपर के लिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस एमसीक्यू बैच में एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जा रहा है, चारों ही सब्जेक्ट का। बेहतरीन एमसीक्यूज हैं, जैसा नवंबर एग्जाम में पूछा गया उस पैटर्न पर ही आधारित एमसीक्यूज हैं। केस स्टडी, न्यूमेरिकल, जहां जहां जरूरत है सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक में ये एमसीक्यू बैच आपको फ्री मिलेगा। कोई भी महापैक आप लेंगे, चाहे आपको 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कुछ भी महापैक आप ले। क्लियर है? कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप से जुड़ने से आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। मैं सारी चीजें बेसिकली यहीं से शेयर करता हूं। ये ग्रुप आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारी फैसिलिटीज तो आपको यहां पर मिलती हैं। और अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी भैया होली के बाद। कल होली है, इत्मीनान से होली खेलिए, मजे से सुरक्षित रह के बढ़िया होली खेलिए। उसके बाद पूरे मनोयोग से जुट जाइए अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पेपर को नहीं है। CIB में तो तब भी 1 महीने का टाइम अतिरिक्त है, लेकिन आपका पेपर तो 3 मई से ही शुरू हो रहा है। तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर मार्च पूरा और अप्रैल पूरा यही टाइम है। 60-62 दिन का टाइम आपके पास है। इत्मीनान से इसमें को तैयारी में पूरे मनोयोग से लगा दीजिए, लेकिन होली भी खेलिए इत्मीनान से, मजे से। तो जाते जाते इस होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया।